हेलो एवरीवन, दिस इज अपर्णा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मेंडल्स का फर्स्ट लॉ और मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मेंडल के लॉ को डिस्कस करने से पहले कुछ मेंडल के बारे में जान लेते हैं। मेंडल वॉज बॉर्न इन अ पीजेंट फैमिली ऑफ मोराविया। इनका जन्म 1822 में ऑस्ट्रिया में हुआ था और ये एक किसान परिवार से थे। किसान परिवार से होने के नाते इनको स्टार्टिंग से ही, बचपन से ही इंटरेस्ट था एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट होने के साथ साथ इन्होंने अपनी पढ़ाई नेचुरल हिस्ट्री और मैथमेटिक्स की भी की थी। हायर डिग्री थी इनके पास, बट ड्यू टू प्यूबर्टी ही बिकेम अ मॉन्क। और मॉन्क बनने के कुछ समय के पश्चात ही इन्हें ऑगस्टीनियन मोनेस्ट्री का हेड बना दिया गया था। जिस मोनेस्ट्री में काम करते थे वहाँ ही जो आसपास के फील्ड था वहाँ पर इन्होंने मटर के पौधों को उगाना स्टार्ट किया, बिकॉज इनका स्टार्टिंग से ही एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट था। और उन्होंने जो उनकी फाइंडिंग्स थी इन 1856 ही स्टार्टेड हिज फेमस एक्सपेरिमेंट एंड इन 1865 ही रिप्रेजेंटेड हिज पेपर एनुअल प्रोसीडिंग्स। इनका एक पेपर पब्लिश हुआ जो कि उसी मोनेस्ट्री के द्वारा ही पब्लिश किया जाता था, जिसमें इन्होंने अपना पेपर भी पब्लिश किया एट नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून। ये मैगजीन वहीं से निकलती थी, इनके मोनेस्ट्री की ही थी। इन 1900 ह्यूगो डी ब्रीज, कार्ल कोरेंस एंड एरिच टेशरमैक rediscovered his findings and postulated 3 laws that are known as Mendel's law of inheritance. मेंडल ने अपनी फाइंडिंग्स को 1865 में पेपर में रिप्रेजेंट तो किया, बट अनफॉर्चुनेटली लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया और ये इतने फेमस नहीं हो पाए। 3 अलग अलग वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट ह्यूगो डी ब्रीज, कार्ल कोरेंस और एरिच ने। इन्होंने भी यही काम 3 अलग अलग जगह पर किया और 1900 में तीनों ने अपनी जो समरी रिपोर्ट प्रस्तुत की उसमें इन्होंने देखा कि ये जो कंक्लूज़न है मेंडल ने काफ़ी साल पहले ही दे दिया था, बिकॉज 1884 में मेंडल की डेथ हो चुकी थी और इनकी जो फाइंडिंग्स थी वो 1900 के आसपास की बात है, यानी कि लगभग 16 साल बाद। ये काम मेंडल ने काफ़ी पहले ही कर दिया था। 1865 में इन्होंने रिप्रेजेंट किया था, बट किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। तो मेंडल्स फाइंडिंग रिमेन्ड अननोन अंटिल दीज वर रीडिस्कवर्ड बाय 3 बायोलॉजिस्ट, these 3. Okay, the forgotten work of Mendel was republished in 1901. जब इनकी फाइंडिंग्स में ये तीनों साइंटिस्ट ने काम किया और देखा कि ये तो ऑलरेडी बताया जा चुका है, तो उनके ही काम को, मेंडल के काम को फिर से रीपब्लिश किया गया। रीपब्लिश्ड मेंडल्स वर्क। Mendel's finding form the basic of the science of genetics. That's why he is credited as the father of genetics. मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों का, ट्रेट्स का कैसे वंशानुगत क्रम चलता है ये पहली बार मेंडल ने ही फाइंड किया था। तो ये था मेंडल का जनरल इंट्रोडक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं हम मेंडल के लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल ने 3 लॉ इनहेरिटेंस दिए थे, हेरिडिटी से रिलेटेड 3 लॉ इन्होंने दिए। फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकेंड लॉ इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड द थर्ड वन इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। चलिए डिस्कस करते हैं फर्स्ट लॉ। मेंडल के इस लॉ के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनसे रिलेटेड जो भी डेटा है, इसको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। सेकेंड और थर्ड जो लॉ है उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में उस पर डिस्कशन करेंगे। ओके, तो दिस वीडियो इज मेनली बेस्ड ऑन फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल्स। तो सबसे पहले जानते हैं मेंडल ने कौन से प्लांट को चूज़ किया था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। सो ही सेलेक्टेड गार्डन पी प्लांट। इसका बॉटनिकल नेम पूछ ले अगर आपसे तो ये होता है पाइसम सेटाइवम। पी प्लांट का बॉटनिकल नेम है पाइसम सेटाइवम। अब इसको चूज करने के रीजंस क्या थे? इट हैड द फॉलोइंग फीचर्स। क्या क्वालिटीज़ थी पी प्लांट की?
फर्स्ट इज इट हैड ए शॉर्ट लाइफ साइकिल। मटर के जो पौधे होते हैं वो शॉर्ट लाइफ स्पैम होता है इनका, मतलब कम लाइफ पे कम टाइम पीरियड में कई सारी वेराइटीज़ की ग्रो कर सकते थे। इट हैड ईजिली डिटेक्टेबल कॉन्ट्रास्टिंग वेरिएंट ऑफ फीचर्स। इनके सारे मटर के पौधे में कई सारे वेरिएंट्स ये चूज कर सकते थे, जैसे शॉर्ट, लॉन्ग, फ्लावर्स का कलर, सीड का कलर, पॉड का कलर। दैट्स वाई इन्होंने मटर के पौधे को चूज़ किया। नेक्स्ट है इट कुड ईजिली बी रेज्ड, मेंटेन्ड एंड हैंडल्ड। लाइफ स्पैम कम होने के कारण इसको आसानी से हैंडल किया जा सकता था, रेज किया जा सकता था, और मेंटेनेंस में भी इसका बहुत ज़्यादा खर्च नहीं था। नेक्स्ट है ईच पी प्लांट प्रोड्यूस्ड मेनी सीड्स इन वन जनरेशन। अब मटर के एक पॉड में कई सारे दाने होते हैं, लगभग 5 to 7, और अगर एक प्लांट ने कुछ पॉड्स जनरेट किए तो उसमें कई सारे सीड की वैरायटी मिल जाएगी इसको स्टडी करने के लिए। तो ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स थे, बेसिक फीचर्स, जिसके कारण पी प्लांट को इन्होंने सेलेक्ट किया। अब मेंडल का जो कंट्रीब्यूशन था इस सिलेक्शन में, कौन कौन से इन्होंने ट्रेट लिए थे जिस पर स्टडी की थी, तो मेंडल ने पी प्लांट को सेलेक्ट किया जिसमें पी प्लांट की 7 क्वालिटीज़ को इन्होंने स्टडी किया। 2 क्वालिटी थी इनकी सीड से रिलेटेड, एक सीड का शेप था और दूसरा सीड का कलर। ये सीड का शेप राउंड और रिंकल्ड को इन्होंने चूज किया। देखिए शेप में ही इसी का कॉन्ट्रास्टिंग कलर प्रॉपर्टी क्या है, रिंकल्ड, मतलब सीड 2 तरह के हो सकते हैं, या तो राउंड होंगे या फिर रिंकल्ड होंगे। कलर चूज किया इन्होंने, या तो सीड का कलर येलो होगा या फिर ग्रीन होगा। नेक्स्ट इन्होंने फ्लावर से रिलेटेड 2 कैरेक्टरिस्टिक्स चूज किए, एक तो फ्लावर का कलर, ये पर्पल होगा या फिर वाइट हो सकता है, और फ्लावर की पोजीशन इन्होंने चूज की, या तो ये एक्सियल होंगे या फिर ये टर्मिनल। अब टर्मिनल और एक्सियल मैं बता देती हूँ। टर्मिनल फ्लावर्स वो फ्लावर्स कहलाएंगे जो एंड पे इनके जो किनारे हैं इन पर उगे, वो प्लांट कहलाते हैं टर्मिनल। आप देख सकते हैं इस डायग्राम में। एक्सियल फ्लावर्स वो कहलाएंगे जैसे यहाँ पर उगे, ये है ना, इनके बीचों बीच, तो ये फ्लावर्स कहलाते हैं एक्सियल। ओके, और दिस वन इज टर्मिनल। तो इन्होंने फ्लावर्स की 2 क्वालिटीज़ को चूज़ किया, इधर इट मे बी एक्सियल और टर्मिनल। नेक्स्ट था पॉड। पॉड को इन्होंने सेलेक्ट किया उनके कलर के अकॉर्डिंग और उन पे कितने हेल्दी पॉड है, यानी कि इन्फ्लेटेड हैं, फूले हुए, जिसमें काफ़ी सारे सही से बीज भरे हुए हैं, और या फिर दूसरे हो सकते हैं कॉन्स्ट्रिक्टेड, जिसमें कम दाने हों या फिर उतने अच्छे से दाने ग्रो नहीं किए हैं। नेक्स्ट था पॉड कलर, या तो ये येलो हो सकता है या फिर ग्रीन, यानी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स इन्होंने पॉड से भी लिए, 2 कैरेक्टरिस्टिक्स सीड के चूज किए, 2 कैरेक्टरिस्टिक्स फ्लावर्स के चूज किए, और लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स चूज किया इन्होंने हाइट से रिलेटेड। हाइट में इसका कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट था, या तो ये टॉल हो सकते हैं या फिर प्लांट डॉर्फ हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं, बौने हो सकते हैं पौधे। तो ये थे उनके कैरेक्टरिस्टिक्स जिनके आधार पर मेंडल ने पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था। नेक्स्ट है, अब हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है इन अ क्रॉस बिटवीन 2 ऑर्गेनिज्म प्योर फॉर एनी पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर मैंने अभी बताया, सेम ट्रेट के 2 अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे अगर आपने टॉल चूज किया है, मतलब हाइट चूज की है अगर, तो हाइट में कोई या तो टॉल हो सकता है या फिर डॉर्फ हो सकता है ना। तो ये हाइट कैरेक्टरिस्टिक एक ट्रेट हुआ, हाइट के 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होंगे, एक टॉल हो सकता है या फिर ये डॉर्फ हो सकता है, मतलब उसी सेम ट्रेट के 2 अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स। द कैरेक्टर विच अपीयर इन फर्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड डोमिनेंट एंड द वन विच इज नॉट एक्सप्रेस्ड इज कॉल्ड रेसेसिव। इन्होंने कहा कि जब सेम कैरेक्टरिस्टिक्स के 2 ट्रेट को क्रॉस कराया जाता है तो F1 जनरेशन में जो भी कैरेक्टर दिखाई देता है उसे हम डोमिनेंट कहते हैं, यानी जिसने अपने कैरेक्टरिस्टिक को एक्सप्रेस किया वो डोमिनेंट, और जिसने एक्सप्रेस नहीं किया वो रेसेसिव माना जाएगा। तो डोमिनेंट कैरेक्टर माना जाएगा डोमिनेंट कैरेक्टर दैट इज एक्सप्रेस्ड
और रेसेसिव कैरेक्टर वो माना जाएगा नॉट एक्सप्रेस्ड इन F1 जनरेशन। ओके, तो ये था लॉ ऑफ डोमिनेंस। इन सिंपल अगर मैं बोलूँ कि जिस कैरेक्टर ने अपने आप को एक्सप्रेस किया वो डोमिनेटिंग माना जाएगा और जिसने एक्सप्रेस नहीं किया वो दबा हुआ यानी कि रेसेसिव माना जाएगा। चलिए इसको हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस को एक्सप्रेस करने का बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो मतलब होता है सिंगल और हाइब्रिड कराया जाए यानी कि सिंगल ट्रेट के साथ आप स्टडी करें जब, तो वो कहलाएगा मोनो हाइब्रिड क्रॉस। डेफिनेशन देख लीजिए, अ क्रॉस बिटवीन टू प्योर प्लांट्स डीलिंग विथ अ सिंगल कैरेक्टर। दो प्योर प्लांट की अगर सिंगल कैरेक्टर के अकॉर्डिंग हम क्रॉस कराएं तो वो क्रॉस कहलाएगा मोनो हाइब्रिड। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेंडल ने दो कैरेक्टरिस्टिक्स चूज किए प्लांट की हाइट का एक ट्रेट चूज किया उन्होंने हाइट का। इसमें हाइट में एक मटर के पौधे को अगर लॉन्ग पौधे का क्रॉस कराया जाए ड्वार्फ पौधे के साथ, सब इसमें से मान लीजिए आप ये मेल है टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट को अगर फीमेल मान लें समझने के लिए, तो ये मेल हो गया और ये हो गए फीमेल। अब जब इसका क्रॉस कराया जाएगा तो यहाँ से एक एक कैरेक्टर्स आपको ले लेने हैं। इस टॉल प्लांट का कैरेक्टर आपने जब क्रॉस कराया स्मॉल प्लांट से ड्वार्फ प्लांट से, तो यहाँ पर देखिए ये टी और टी बना, ये है आपकी F1 जनरेशन। मेंडल ने कहा था कि किसी भी कैरेक्टर के डोमिनेंस होने के लिए उसका एक कैरेक्टर ही काफ़ी है। जैसे इस टॉल को उन्होंने रिप्रेजेंट किया कैपिटल टी 2 बार। अगर कैरेक्टर जो यहाँ दिखाई दिए उसमें एक भी कैपिटल टी दिखाई देता है, इट मीन्स कि दैट कैरेक्टर इज डोमिनेंट। और रेसेसिव तब होगा जब दोनों ही स्मॉल टी हो, यानी कि एक रेसेसिव का कैरेक्टर होने से वो रेसेसिव ही माना जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जब क्रॉस कराया गया तो एक टी और यहाँ से आया एक स्मॉल टी, तो यानी कि F1 जनरेशन में बना आपका टी एंड टी, जिसको माना गया कि ये इसमें डोमिनेटिंग कैरेक्टर टॉल था। ओके, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में यही कहा गया कि कैरेक्टर दैट इज एक्सप्रेस्ड इज डोमिनेंट कैरेक्टर एंड द कैरेक्टर दैट इज नॉट एक्सप्रेस्ड इज नोन एज रेसेसिव कैरेक्टर। तो हियर यू कैन सी इन F1 जनरेशन टॉल कैरेक्टर डोमिनेंट था, डोमिनेंट, बट इसके साथ साथ देखिए ट्रेट स्मॉल टी भी इसमें आया है, मतलब इसके साथ आया तो ट्रांसफर तो हुआ है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। ये पेरेंटल जनरेशन है, ये गैमीट्स थे, इन गैमीट्स का जब फ्यूजन हुआ तो ये जो ऑफस्प्रिंग बनी F1 जनरेशन, तो कैरेक्टर दोनों के आए हैं, मदर से भी आए हैं और फादर से भी आए हैं, बट यहाँ पर एक्सप्रेस मेल का कैरेक्टर हुआ, यानी कि वो F1 जनरेशन कैसी थी, टॉल थी। ओके, यही लॉ ऑफ डोमिनेंस था कि F1 जनरेशन में जो कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई देंगे वो डोमिनेटिंग माने जाएंगे। अब अगर इसी टॉल कैरेक्टर की आप सेल्फ पॉलिनेशन करा दें, सेल्फिंग करा दें, तो यहाँ पर देखिए टी एंड टी जो कैरेक्टरिस्टिक्स बने थे उसी के साथ अगर इसका क्रॉस कराया गया है टी का टी के साथ, तो अब आप इसको क्या करें, सिंपल आप इन दोनों को ओपन करके लिख लें। यहाँ से देखिए एक कैपिटल टी आएगा और दूसरा स्मॉल टी, सेम एज इसको भी ऐसे ही आप ओपन करके डायरेक्ट आप यहाँ लिख लीजिए। तो यहाँ से भी आएगा कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब आप एक पर फोकस करिए, इसको जैसे मैंने क्रॉस किया है इसको ध्यान दीजिए। इस कैपिटल टी का क्रॉस आप इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये क्या बनेगा, टी एंड टी, दोनों कैपिटल टी आएंगे। फिर इसी का क्रॉस आप इसके साथ करिए, एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ, तो यहाँ से क्या बनेगा, ये कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। नेक्स्ट है, अब इसकी टर्न है, इसको मैं अलग कलर से बना देती हूँ ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर पाएँ। अब इसका आप क्रॉस करिए एक बार सेम ऐसे ही इसके साथ और एक बार इसके साथ, मतलब एक बार इसको सेलेक्ट करके इन दोनों के साथ, फिर एक बार इसको सेलेक्ट करके इन दोनों के साथ क्रॉस कराइए।
जब इसका आप क्रॉस कराएंगे तो टी एंड स्मॉल टी बनेगा और इसके साथ स्मॉल टी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो F2 जनरेशन फॉर्म हुई, F2 जनरेशन में जो कैपिटल टी ये भी टॉल थे, कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी टॉल थे, कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी टॉल थे, और एक जनरेशन, एक स्पीसीज बनी डॉर्फ की। यानी कि अभी मैंने कहा था कि या दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स जो हो कैपिटल हो तब भी वो डोमिनेंट माने जाएंगे, अगर एक भी कैरेक्टर्स में कैपिटल है तो वो भी आपका डोमिनेंट कैरेक्टर माना जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रेशियो क्या बना, फिनोटाइप, इसका फिनोटाइप रेशियो 3:1, यानी 3 टॉल बने और 1 डॉर्फ बना। अगर इसी का जीनोटाइप आप लिखेंगे, जीनोटाइप, तो ये क्या होगा, प्योर प्लांट, प्योर टॉल कितने थे, सिर्फ 1 थे, मिक्सचर वाले टॉल कितने थे, 2 थे, और प्योर डॉर्फ कितना बना है, 1, यानी कि 1:2:1, ये मिक्स और ये प्योर डॉर्फ। तो ये उसका हो गया जीनोटाइप। अब आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, इसका क्रॉस बोर्ड कैसे कर सकते हैं आप, यहाँ पर देखिए आपने इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को ओपन कर लिया, एक कैपिटल टी ऊपर और एक स्मॉल टी ऊपर, सेम ऐसे ही इस वाले कैरेक्टर को आपने यहाँ साइड में लिख लिया, लेफ्ट हैंड में एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। अब इसको आप क्रॉस करा दीजिए, इसका इंटू इसके साथ ये बन गया, इसका इंटू इसके साथ ये बन गया। अब इसको पहला कैरेक्टर ये, फिर सेकेंड बार इसके साथ करना है, तो यहाँ मैं कलर फिर से चेंज कर देती हूँ ताकि आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाइए। इस टी का क्रॉस यहाँ लिख दीजिए और इस टी का क्रॉस यहाँ पर, इसको यहाँ लिख दीजिए। तो यहाँ पर ओवरऑल रेशियो बना 1:1। ओके, नेक्स्ट इज अब मेंडल का लॉ था लॉ ऑफ डोमिनेंस, बट यहाँ पर कुछ वेरिएशंस भी देखने को मिले, कुछ मेंडल की बातें जो थी उनसे हट करके भी रिजल्ट मिले। इसको कहा गया इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जहाँ पर मेंडल का लॉ एप्लीकेबल नहीं था। तो द लॉ ऑफ डोमिनेंस इज सिग्निफिकेंट एंड नॉट ट्रू यूनिवर्सली, इट वाज नॉट एक्सेप्टेबल बिकॉज कुछ ऐसे रिजल्ट्स देखे गए, मेंडल ने कहा कि या तो ट्रेट प्लांट पूरी तरह से टॉल हो सकता है या फिर प्लांट पूरी तरह से ड्वार्फ होगा। उन्होंने जो कैरेक्टरिस्टिक्स की स्टडी की थी, बट इसके मिडिल में एक प्लांट ऐसा हो सकता है जिसकी हाइट क्या हो, मीडियम हाइट, यानी ना वो पूरी तरह से टॉल हो और ना ही वो पूरी तरह से ड्वार्फ हो। तो ऐसा भी प्लांट हो सकता था, मेंडल ने इसके बारे में कोई बात नहीं की थी। ऐसा एग्जाम्पल देखने को मिला प्लांट 4 o'clock में, या फिर इसे ही मिराबिलिस जलापा भी कहा जाता है। जब एक मिराबिलिस जलापा के रेड फ्लावर का क्रॉस कराया जाता है एक वाइट फ्लावर से, तो देखा गया रिजल्ट में कि जो F1 जनरेशन बनी उसमें पिंक कलर के फ्लावर्स आए, जबकि मेंडल के रूल के अकॉर्डिंग या तो ये रेड होने चाहिए थे या फिर ये वाइट होने चाहिए थे। यहाँ पर रेड को डोमिनेटिंग कैरेक्टर माना गया है और वाइट को रेसेसिव, तो ना ही ये रेड बने और ना ही ये वाइट बने, यानी कि जो फर्स्ट जनरेशन में ट्रेड दिखाई दिया वो इन दोनों का मिक्सअप था, यानी कि ये इनके मिडिल का था, पिंक कलर का था, है ना। तो मेंडल के अकॉर्डिंगली ये जो रूल था ये लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो नहीं करता, तो ये जाना गया इनकम्प्लीट डोमिनेंस के नाम से, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम मिलेंगे, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ मेंडल का डिस्कस करेंगे। तब तक अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को शेयर करना ना भूलें। कीप वॉचिंग, थैंक यू।